हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। एक बार फिर से मेरे इस फिजिक्स के तीसरे सेशन में आज हम लोग सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। सिंपल पेंडुलम लगभग सभी लोग परिचित होंगे इससे। किसी भी छोटे मास को, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, गोलक बोलते हैं, अगर उस बॉब को, उस गोलक को किसी डोरी से बांधकर उसको ऑसिलेट कराएं, मतलब दोलन कराया जाए उसे, तो ये जो व्यवस्था बनती है वो बनती है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में कई पैरामीटर्स हैं, जैसे उसका आवर्तकाल है और ग्राफ उसमें है और कई प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी पढ़ रहे हैं हम लोग इस पर आज। तो पहले जानते हैं सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास t बराबर 2 पाई √1/g, ब्रैकेट के अंदर है 1/l + 1/re, जहां पर जो re है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है भाई, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, बट यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं re है 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। ये जो फार्मूला, हो सकता है आपने ये फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब पृथ्वी की जो पेंडुलम की लेंथ है, लोलक की जो लंबाई है, वो पृथ्वी की रेडियस के कंपैरेबल हो। मतलब हम त्रिज्या लंबाई को नेग्लिजिबल ना माने, उसको नगण्य ना माने, उस दशा में हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ये फार्मूला तब यूज करें जबकि लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य नहीं है। That means it is comparable with the radius of Earth। ठीक है, इसी का जो केस बनता है, इसी के 2-3 केस हैं, वही आप देखिए यहां पर। पहला केस क्या है कि अगर लंबाई re से छोटी है, बहुत बड़ी है, बहुत मतलब l is greater than re, इसका मतलब वो 1/l will be less than 1/re। इस सिचुएशन में 1/l नेग्लिजिबल होगा। अगर 1/l को यहां नेग्लिजिबल कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनता है t बराबर 2 पाई रूट के अंदर re/g। और अगर आप यहां पर re की वैल्यू रखते हैं और g का जो मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मान यहां रखते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाता है आपका 84.6 मिनट्स, ये 84.6 मिनट, ये इसकी आवर्तकाल की वैल्यू आती है। एक बात बता दें कि ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोलक का अधिकतम संभव आवर्तकाल क्या है, तो लोलक का अधिकतम संभव आवर्तकाल है 84.6 मिनट, और ये तब होगा जब उस लोलक की लंबाई कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर लोलक की लंबाई इनफाइनाइट हो जाएगी, उस दशा में ही उस लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो 84.6 मिनट हो जाएगा। कई मतभेद रहते हैं बच्चों में, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर लंबाई अधिकतम होगी तो लंबाई में अनंत होगी, तो हो सकता है उसका आवर्तकाल अनंत हो जाए या 0 हो जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो इस फॉर्मूले से सोचते हैं कि यहाँ पर लेंथ इनफाइनाइट होगा तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला आपको बताता है कि जब लेंथ इनफाइनाइट होगा उस समय उसका आवर्तकाल 84.6 मिनट होना चाहिए, और होगा ही। ये अधिकतम संभव आवर्तकाल है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम पीरियड। क्लियर? अगर लंबाई re के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो, यानी 1/l will be greater than 1/re, इस समय जब लंबाई नेग्लिजिबल हो जाएगा, लंबाई को खत्म कर देंगे, सॉरी तुम क्या कर रहे कि if l is less than re, that is 1/l is greater than 1/re, इस सिचुएशन में जो ये 1/re के टर्म है ये गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस दशा में आपका आवर्तकाल आता है t बराबर 2 पाई √l/g। यही आपका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। समझ गए इस बात को अच्छे से?
ठीक है, यहां पर एक बात नोट करिएगा कि जो लंबाई यहां पर ली जाती है ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है, प्रभावी लंबाई है। और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ है कि जो बॉब है, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, दोलन कर रही है, गोलक जो है, गोलक के सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दूरी होती है, मतलब जहां से वो पिंड लटकाया गया है उस पॉइंट को बोलते हैं सस्पेंशन पॉइंट या पॉइंट या निलंबन बिंदु। वहां से बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी होती है, ये स्मॉल एल। जी सब लोग जानते हैं, इससे परिचित हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका कि जो मेन फॉर्मूला हमारा है T बराबर 2 पाई रूट L बाई G। इसमें हमने भी बताया आपको कि L है प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। ये मेजर कहां से करेंगे? ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, निलंबन बिंदु, जहां से किसी वस्तु को आप टांगते हैं, लटकाते हैं, वो होता है निलंबन बिंदु। यहां से और इस गोलक के, इस वस्तु के, इस बॉब के द्रव्यमान केंद्र की जो दूरी बीच की है, इसको बोला जाता है प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, कोई लड़की झूला झूल रही है और अचानक वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है, तो उससे आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ता है? झूला झूलती हुई लड़की झूले पर खड़ी हो जा रही है, उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ अ गर्ल स्टैंड्स ऑन स्विंग ड्यूरिंग स्विंगिंग देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर एक बात नोट करिए, मैं एक छोटा सा पिक्चर बना के आपको बताता हूं कि मान लीजिए यहां एक लड़की, एक झूला है और एक लड़की यहां पर झूले से झूल रही है। तो मैंने रफ में एक लड़की बना दी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, ये झूले पे झूल रही है मान लीजिए। अब इसका जो सेंटर आप मानते हैं, हम लोगों का सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? हमारे नाभि में होता है। नाभि को बोलते हैं नॉवेल, नॉवेल, NAVEL, ये नाभि है आपकी, और हमारा सेंटर ऑफ मास नाभि में ही रहता है, यहां सेंटर ऑफ मास। अगर ये बच्ची खड़ी हो जाएगी उस झूले पर तो नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये जो अभी डिस्टेंस है या दूरी है, जो ये प्रभावी लंबाई ले रहे हैं आप, देखिए अभी यहां है इसकी लंबाई इतनी हुई, जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी तो ये नो डाउट ये नेवल जो है वो नाभि जो ऊपर चली जाएगी और इसकी प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। इस वजह से इसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 अगर लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो लड़की अगर झूले पर खड़ी हो जा रही झूलते समय तो प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, इसकी वजह से उस झूले का आवर्तकाल भी घट जाएगा। क्लियर हुआ? डाउट नहीं? एक बार फिर सुन लीजिए, झूला झूलते समय अगर लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो उस लड़की की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, जिससे झूले का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। इफ अ गर्ल स्टैंड ऑन अ स्विंग ड्यूरिंग स्विंगिंग, दैट टाइम इफेक्टिव लेंथ विल डिक्रीज, दैट इज व्हाई टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर? दूसरा एक प्रॉब्लम आता है इसमें कि अगर एक लड़की झूल रही है झूला और दूसरी लड़की उस झूले पर आकर बैठ जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप यहां फॉर्मूले पर देखिए, इस फॉर्मूले में मास का कोई टर्म नहीं है, यहां पर द्रव्यमान की बात नहीं की जाती है, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि T प्रोपोर्शनल मास टू पावर 0, यानी यहां द्रव्यमान नहीं है, ये गोलक का द्रव्यमान होता है m, पर यहां पर किसी का मास नहीं है, मास का कोई टर्म ही नहीं आया है। तो चाहे गोलक का द्रव्यमान हो, चाहे लड़की आ जाए, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी एक लड़की झूला झूल रही है, अगर 2 झूले लग जाएंगी, 4 झूले लग जाएंगी, तो इससे उस झूले के आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान से मुक्त है। झूले का या लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान से मुक्त है, लोलक के आवर्तकाल में द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ है बात? यानी हम ये कह रहे हैं, अगर हम बॉब ले लें, एक सॉलिड है, मतलब ठोस गोला है, उसको हम उसका दोलन करा रहे हैं, तो कुछ टाइम पर निकलेगा, उतने ही साइज का हम खोखला ले लें, अगर गोलक या गोला ले लें, हॉलो स्फीयर ले लें, साइज इतनी होनी चाहिए, तो भी उसके टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब साइज लेने से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बदलेगा नहीं, इस वजह से हम उसको सेम साइज का ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या जानकारी दी कि मास का आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके आवर्तकाल में? पेंडुलम के आवर्तकाल में। किसके आवर्तकाल में? लोलक के आवर्तकाल में। लोलक के आवर्तकाल में द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए इस बात को? तीसरा पॉइंट आया। एक बात और नोट करने वाली यहां पर है कि ये फार्मूला भी हमेशा यूजफुल नहीं है। ये फार्मूला तब तक ही आप लगा पाएंगे जब तक इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन 15 डिग्री से कम है। अगर 15 डिग्री से इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया तो फिर यह फार्मूला भी फेल हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोणीय आयाम। हमारा कोणीय आयाम अगर 15 डिग्री से कम है तब तक यह फार्मूला यूजफुल है। अगर 15 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो यह फार्मूला भी फेल हो जाएगा। इस बात को याद रखें। ठीक है, तीसरी बात, यहां पर जी आया हुआ है, इसका मतलब है कि जो आवर्तकाल है वो 1/√g पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? 1/√g पर। जी है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर g बढ़ेगा तो t घटेगा और g घटेगा तो t बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा है कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाए या पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाए, दोनों ही स्थितियों में g का मान घटता है। और अगर g घटता है तो नो डाउट t यानी टाइम पीरियड, आवर्तकाल जरूर बढ़ेगा। on moving upward from earth surface or on moving downward from earth surface, in both situation g will decrease, hence time period will increase। इसलिए अगर हम इस पेंडुलम को, हम लोलक को अगर पहाड़ों पर ले जाते हैं या हम खानों में ले जाते हैं तो दोनों जगह पर जी घट जाएगा। पहाड़ों पर ले जाएंगे, खानों में ले जाएंगे तो जी का मान कम होगा और वहां उस लोलक का आवर्तकाल भी घट जाएगा। इसीलिए जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं, मतलब पेंडुलम वाली घड़ियां हैं, वो पहाड़ों पर जब ले जाते हैं उनको या खानों में ले जाते हैं तो उनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी वे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ये केवल पेंडुलम क्लॉक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपकी नीडल वाली क्लॉक्स नहीं है कि वो आप दीवार घड़ी ले जाए जिसमें नीडल सुई लगा होता है उसको आप बोलें कि वहां स्लो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। ये केवल पेंडुलम क्लॉक्स के लिए। एक बार फिर सुन लीजिए कि ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर दोनों ही स्थितियों में जी का मान कम हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण घटता है। इसकी वजह से टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम क्लॉक्स पहाड़ों पर और खानों पर स्लो हो जाती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, यानी समय जो है ज्यादा लेती है। क्लियर हुई? एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार आया है कि अगर एक स्फेयर है, एक गोला है, मान लीजिए लोहे का ही समझ लीजिए, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब गोले की तली में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। उस छिद्र से पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। उस गोले को अगर दोलन कराया जाए, ऑसिलेशन कराया जाता है, ठीक है, पहले भर के कराया गया, फिर छिद्र करके कराया गया, तो अब उसके आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा? तो हमने बताया आपको कि आवर्तकाल का सारा दारोमदार यल पर या फिर जी पर है, लेकिन गोला यहां पर है, पृथ्वी के सतह के करीब है, इसलिए उसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। फर्क कौन डालेगा? ये एल डालेगा, स्मॉल एल डालेगा, क्योंकि जब पूरा गोला पानी से भरा हुआ है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो उसके सेंटर पर ही है। ठीक है, अब जैसे जैसे गोले से पानी बाहर निकलेगा उसका सेंटर ऑफ मास, उसका द्रव्यमान केंद्र निश्चित रूप से नीचे आना शुरू करेगा, नीचे शिफ्ट होने लगेगा जैसे जैसे पानी निकलेगा। और जब पर्याप्त मात्रा में पानी निकल जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास काफी नीचे हो जाएगा। फिर जैसे थोड़ा पानी जब बचता है उस गोले के अंदर, पुनः इतना कि गोले का मास उस पानी के मास से ज्यादा हो जाए, तो फिर से
उस गोले का सेंटर ऑफ मास ऊपर ही उठने लगता है। जब सारा पानी निकल जाएगा तो फिर से उस गोले का द्रव्यमान केंद्र अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, क्योंकि अगर साइज वही है तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ठोस गोला हो, या फिर हॉलो स्फीयर हो, खोखला गोला हो, दोनों का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पानी निकला गोले से तो उसका आवर्तकाल घटा और फिर घटने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हम यहां पर क्या बताएंगे कि अगर गोले की तली में छोटा सा छिद्र किया जाता है और उसको दोलन कराया जाता है तो प्रारंभ में गोले का जो आवर्तकाल है वो बढ़ता है, फिर गोले का आवर्तकाल घटता है और घट करके अपनी प्रारंभिक वैल्यू को, प्रारंभिक मान को प्राप्त कर लेता है। इट इज क्लियर? If we take a sphere which is filled with water, now a hole is made at the bottom, then the water comes out slowly from the hole. That time, the time period of this sphere will first increases. After some time, it will decrease and it will get its initial value. Clear हुई बात? पहले आवर्तकाल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा और घट करके प्रारंभिक मान को प्राप्त कर लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए, ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर हुआ? अब कुछ ग्राफ के बारे में बात करना चाहते थे हम लोग। हाँ, हम कह रहे थे ग्राफ की चर्चा करते थे। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई रूट L बाई G। क्लियर? अगर हम T स्क्वायर और L का ग्राफ प्लॉट करते हैं, T स्क्वायर और L का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ध्यान रखिएगा, T स्क्वायर यानी आवर्तकाल के वर्ग का और प्रभावी लंबाई का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे ही अगर T और रूट L का लेते हैं, T और रूट L का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा। T और 1 बाय रूट G, T और 1 बाय रूट G का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होगा। T और L का ग्राफ होगा परवलय यानी पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। T और L का ग्राफ होगा पैराबोला, परवलय। T और रूट G का ग्राफ होगा, T और रूट G ग्राफ होगा हाइपरबोला। T और रूट G ग्राफ होगा हाइपरबोला यानी अतिपरवलय। क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए, T स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, T और रूट L का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, T और 1 बाय रूट G ग्राफ स्ट्रेट लाइन, T और L का ग्राफ परवलय पैराबोला, और T और रूट G ग्राफ होगा हाइपरबोला अतिपरवलय। अब हम इस आवर्तकाल पर आधारित कई प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, आवर्तकाल पे आधारित कुछ सवाल आपको बता रहे हैं। पहली बात ध्यान रखिए, अगर आपको सवाल में लंबाई का परसेंट दिया जाए और लंबाई का जो परसेंटेज है वो 10% से कम है या इसके बराबर है, तो आवर्तकाल निकालने का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू लेंथ परसेंट, यानी 1/2 इंटू लंबाई का परसेंटेज जो सवाल में आपको दिया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो एक अलग बनेगा फॉर्मूला, हम आपको बताएंगे। अब इस पर मैं एक सवाल बता दूं, इस पर है हमारा पहला सवाल। देखिए क्या है कि अगर लोलक की लंबाई को 5% घटाया जाए तो आवर्तकाल में प्रतिशत कमी क्या होगी। इफ उसे बंद कर दो, उसे रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें दिखेगा इधर, उसे तो बंद कर दो, तभी तो मना कर रहे हो उसमें कुछ इधर मैटर करेगा। पहला सवाल हमारा देखिए इस पर क्या है, यदि लोलक की लंबाई को 5% कम करा जाए तो आवर्तकाल में प्रतिशत कमी क्या होगी। If length of pendulum is decreased by 5%, then what will be percentage decrement in time period? आप देखिए यहां पर लंबाई 5% कम की जा रही है, इसका मतलब है लंबाई का जो परसेंट है वो 10 से कम आ रहा है। तो आप इस सीधे फॉर्मूले को प्रयोग करिए। आपने प्रयोग किया कि T% आवर्तकाल का परसेंट, टाइम पीरियड का परसेंट 1/2 इंटू L%, और यहां पर L% कितना है 5%, तो आपका आंसर आ गया 2.5% कमी। ये साइन मेरा जो बना रहा हूं मैं कमी के लिए है, ठीक है। तो अगर लंबाई को 5% कम करेंगे तो
तो आवर्तकाल कितना परसेंट कम हो जाएगा? 2.5% कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात समझ गए। दूसरा क्वेश्चन इस पर हमारा है, देखिए लोलक की लंबाई को 7%, ये 7% वृद्धि की गई है, बढ़ाई गई है, इंक्रीमेंट किया गया है। तो कह रहा है आवर्तकाल कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसमें भी आप देखिए कि लंबाई का जो परसेंटेज है वो 10% से कम है। अगर लंबाई का परसेंट 10% से कम है तो फिर इस फॉर्मूले को लगाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। लंबाई का परसेंट 7 हमने रखा, ये कितना आ गया? 3.5% की वृद्धि, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए आवर्तकाल का लंबाई से सीधा संबंध है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा। तो यहां पर जब लोलक की लंबाई को 7% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल कितने परसेंट बढ़ेगा? 3.5%। अगला हमारा सवाल है, यदि लोलक की लंबाई को 21% बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, इसमें देखिए पिछली बार जो हमने बताया, अभी दो सवाल जो बताए उनमें लंबाई में जो परसेंटेज वृद्धि है, जो कमी है वो 10% से कम थी, लेकिन इस बार जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10% से ज्यादा है। तो नो डाउट इस तरह तो नहीं लगा सकते आप। तो अब इसके लिए एक दूसरा तरीका है, ध्यान से सुनिए, सीख जाएंगे। अगर सवाल में लंबाई 10% से ज्यादा दी गई है और वृद्धि की बात की गई, क्योंकि अब फार्मूले वृद्धि और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बदल जाएंगे। अगर वृद्धि की बात की गई, पहला मैं बता रहा हूं आपको, वृद्धि के लिए जब सवाल में आपके इंक्रीमेंट दिया जाए, जब सवाल में वृद्धि की बात की जाए तो क्या करेंगे आप? देखिए वृद्धि दी जाए तो क्या करना है आपको? आपको सवाल में दिया है लंबाई को 21% बढ़ाया गया है, 21% इंक्रीमेंट है। क्या करना है? पहले आप टी निकालने के लिए, टी का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इसे इसमें 100 ऐड कर दीजिए बेटा। कितना ऐड करिए? 100 ऐड करिए। ये हो जाएगा 121। जो भी क्वांटिटी आए, राशि आए, उसमें उसका स्क्वायर रूट करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद ये नंबर बचा हमारा 11। जो भी संख्या आएगी वर्गमूल निकालने के बाद वो हमेशा 10 से बड़ी ही आएगी। ध्यान रखिए, पहला स्टेप क्या था? ऐड करिए 100 में, फिर स्क्वायर रूट लीजिए, फिर जो नंबर आएगा वो 10 से बड़ा आएगा। 10 से कितना बड़ा है ये? 10 से 11 है, तो क्योंकि 10 से कितना बड़ा है? 1, और 1 को आप यहां पढ़ेंगे 10%। यही आपका आंसर होगा, 10% की वृद्धि। एक बार फिर सुन लीजिए, जो भी यहां पर संख्या आएगी वर्गमूल निकालने के बाद वो 10 से कितनी बड़ी है? जितनी वो 10 से बड़ी है, मान लीजिए 1 बड़ा है तो आप 10 पढ़ेंगे उसको, 2 बड़ा है तो 20 पढ़ेंगे, 3 बड़ा है तो 30 पढ़ेंगे, 4 बड़ा है तो 40 पढ़ेंगे, 5 बड़ा है तो 50 पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ओरल आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहता कि लोलक की लंबाई को, लेंथ को पेंडुलम की 44% बढ़ाया गया है, तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? 44% है तो सबसे 100 ऐड करिए, 100 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 144। उसका वर्गमूल लीजिए, 12 आया। 12 10 से कितना बड़ा है? 2, तो 2 को क्या पढ़ना चाहिए? 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर है? नहीं आता है तो फिर हमें आप कमेंट करके बताइए, फिर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कमी के लिए है। देखिए अगर लोलक की लंबाई को 64% कम कर दिया जाए, क्योंकि ये 10% से ज्यादा है तो नो डाउट वो आधा हमारा फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे। लोलक की लंबाई को 64% कम कर दिया जाए तो आवर्तकालिक प्रतिशत कमी क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए कैसे करना है। कमी के लिए अलग बात होती है, वृद्धि की अलग बात थी जब 10% से वैल्यू बड़ी हो। इसमें क्या करना है, जैसे हमने वृद्धि वाले में 100 जोड़ा था, इसमें हम 100 से घटाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, आपको लंबाई में कमी दी है 64% की कमी। उस सवाल में हमने 100 जोड़ा था,
इसमें हम आवर्तकाल निकालने के लिए इसे 100 से घटाएंगे। 100 से घटाने के बाद कितना बचेगा 36। वृद्धि में भी हमने वर्गमूल लिया था, यहां भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद नंबर बचती है आपकी 6। वृद्धि में जब हम बात कर रहे थे, इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, वहां नंबर 10 से बड़ा आता था, यहां नंबर 10 से छोटा आएगा। यहां नंबर 10 से छोटा कितना है 6 है, तो 10 से छोटा हुआ 4, तो यहां 4 बचा। जैसे वहां वृद्धि थी, मान लो 11,000 आया था, 11 में एक ज्यादा था 10 से, तो एक कम 10 पड़ा था, और यहां कमी है तो 6 आया, तो 10 से कितना कम है 4, और 4 को क्या पढ़ने के लिए बोला था हमने 40%। 40% की कमी, जितना भी आए, यहां 4 आता 40% कमी कर देते, 3 आता तो हम 30% कमी कर देते। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम के जरूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये है, यदि सेकंड लोलक की लंबाई 2% घटा दें तो प्रतिदिन सेकंड में, ये सेकंड लोलक एक ऐसा लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होते हैं, ठीक है, और इसकी पृथ्वी पर लंबाई लगभग 1 मीटर मानी जाती है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइए, ये सेकंड लोलक है, लेकिन ये है सेकंड, मिनट और सेकंड वाला सेकंड है। ठीक है, सेकंड लोलक की लंबाई को 2% कम कर दिया गया है, तो एक दिन में कितने सेकंड की हानि हो जाएगी? क्योंकि लंबाई कम करेंगे तो आवर्तकाल भी कम होगा। ठीक है, तो ये आवर्तकाल कम होने का मतलब कुछ समय कम हो जाएगा, तो उस समय कितना कम हो जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो चूंकि यहां पर लंबाई 2% कम हो रही है, तो इसका मतलब हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं, t% बराबर 1/2 इंटू l%। जैसा हमने बताया था आपको कि अगर लंबाई के परसेंट 10 से कम है या 10 के बराबर है, तो आप इस फार्मूले का डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। यही तो हमने बताया था अभी। तो आपने क्या करा, सवाल में लंबाई को 2% कम करा है और पूछा है एक दिन में सेकंड में कितनी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लंबाई को रखें आप 1/2 और यहां 2 रखा, 2%, तो कितना आया बेटा 1%। यही तो आया, कितना है 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब है 100 में कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। हमें हानि कितने में पूछी गई है, प्रतिदिन पूछी गई है, एक दिन में। तो बेटा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, बोलिए, पता है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो हमें 100 में एक की कमी आ रही है, तो हमें कितने में निकालना है, 86,400 में कमी निकालनी है। इतने में कितने सेकंड की कमी आ जाएगी बेटा, 1/100 इंटू 86,400, तो कितना है बेटा 864 सेकंड। इतने सेकंड की कमी इसमें आ जाएगी। ठीक है, बात समझ गए? मतलब ये हुआ कि जब लंबाई को 2% कम करते हैं तो आवर्तकाल में 1% कमी होगी, यानी 100 सेकंड में एक सेकंड की कमी होगी। तो एक दिन यानी 86,400 सेकंड में कितने सेकंड की कमी हो जाएगी, 864 सेकंड में। ठीक है, आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।